एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है ना। हेडलाइंस, सोशल मीडिया, हर जगह इसकी चर्चा है। लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ मशहूर लोगों के नामों की एक लिस्ट है, या फिर कहानी कुछ और ही है? इतनी सारी बातें हो रही हैं कि सच क्या है ये समझना ही मुश्किल हो गया है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि सारी अफवाहों और शोर को एक तरफ रखकर ये समझें कि ये फाइल्स असल में हैं क्या। हम सिर्फ तथ्यों पर टिके रहेंगे, वो तथ्य जो सीधे सीधे इन कानूनी दस्तावेजों से सामने आए हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले केस को संक्षिप्त में जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये फाइल्स हैं क्या। इसके बाद जो बड़े नाम सामने आए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, फिर घिसलेन मैक्सवेल की भूमिका, पैसों का एंगल और आखिर में इन सबसे जो असली कहानी निकल कर आती है उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केस को संक्षेप में समझते हैं, क्योंकि इन फाइल्स का असली मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इस पूरे मामले की बुनियाद को समझना होगा। कहानी की शुरुआत होती है 2008 से। जेफरी एप्स्टीन ने तब एक नाबालिग के शोषण का दोष कबूल किया था, पर उसे सजा मिली सिर्फ 13 महीने की। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डील थी। फिर सालों बाद 2019 में उसे फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद जेल में उसकी मौत हो गई, जिसे सुसाइड बताया गया। और फिर कहानी आगे बढ़ी 2021 में, जब उसकी सबसे करीबी साथी घिसलिन मैक्सवेल को सेक्स ट्रैफिकिंग का दोषी ठहराया गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये फाइल्स आखिर हैं क्या? और शायद इससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि ये फाइल्स क्या नहीं हैं। तो इसे एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, ये कोई क्लाइंट लिस्ट या गुनहगारों की सूची नहीं है। असल में ये कोर्ट के दस्तावेज हैं जो 2015 के एक मानहानि के मुकदमे से निकले हैं। ये केस एक पीड़िता वर्जीनिया गिफरे ने घिसलेन मैक्सवेल के खिलाफ किया था, और इन्हीं दस्तावेजों को अब जाकर सार्वजनिक किया गया है। ये देखिए, स्क्रीन पर जो है वो उसी मुकदमे का एक असली कवर पेज है। इससे ये साफ होता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सीधे ऑफिशियल रिकॉर्ड से है, किसी सुनी सुनाई बात से नहीं। ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। इन दस्तावेजों में कोई वेरीफाइड क्लाइंट लिस्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो फैली हुई है, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI तक ने कहा है कि ऐसी किसी लिस्ट का कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर ये कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है तो फिर इतना हंगामा क्यों है? भाई, इसकी वजह है वो बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र इन फाइल्स में मिलता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, सिर्फ नाम होना ही काफी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ सब कुछ है। इन फाइल्स में कई हाई प्रोफाइल लोगों का जिक्र है, जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू, यहां तक कि स्टीफन हॉकिंग और माइकल जैक्सन का नाम भी है। और जाहिर है, जब ऐसे नाम सामने आते हैं तो लोगों का ध्यान जाता ही है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझना होगा, किसी का नाम इन डॉक्यूमेंट्स में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी गलत काम में शामिल थे। ज़्यादातर लोगों पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। उनका नाम बस किसी बातचीत में या किसी के ट्रैवल रिकॉर्ड में या किसी और वजह से आया है। मतलब सिर्फ जिक्र होने और आरोपी होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर ज़्यादातर नाम सिर्फ मेंशन किए गए हैं, तो फिर इस अपराध का सेंटर कौन था? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है घिसलेन मैक्सवेल की, जो इस पूरे नेटवर्क की एक, कह सकते हैं, अहम कड़ी थी। घिसलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की लंबे समय से सहयोगी, लेकिन वो सिर्फ एक दोस्त या सहयोगी नहीं थी। पीड़ितों की गवाही के मुताबिक वो इस पूरे घिनौने खेल की रिक्रूटर थी। वो लड़कियों को फंसाती, उन्हें तैयार करती और उन्हें एप्स्टीन के हवाले कर देती थी। कई पीड़िताओं ने तो ये भी कहा है कि वो खुद भी इस शोषण में शामिल थी, और उसके इन्हीं अपराधों के लिए उसे सजा मिली। 20 साल, उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, तो अपने किए के लिए उसे जवाबदेह ठहराया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इन दो लोगों पर खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? इसे कौन सपोर्ट कर रहा था? यहीं पर हमें पैसे के लेन देन और सिस्टम की बड़ी नाकामियों को देखना होगा। देखिए, इस तरह के अपराधों के नेटवर्क को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पैसे की। और ये पैसा कहीं तो मैनेज हो रहा था। ये फाइलें बताती हैं कि कैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स इसमें बुरी तरह फेल हुए। इस नंबर को देखिए, $1.3 बिलियन। जेपी मॉर्गन चेस, जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, उसने इतनी रकम को एप्स्टीन से जुड़े संदिग्ध लेन देन के तौर पर रिपोर्ट किया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये रिपोर्टिंग तब हुई जब एप्स्टीन मर चुका था, उसके जीते जी नहीं।
जब अमेरिकी सीनेट ने इसकी जांच की तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जांच में पाया गया कि बैंक ने एप्स्टीन की जीते जी बहुत कम संदिग्ध एक्टिविटी रिपोर्ट की। इतना ही नहीं, कुछ अधिकारियों पर तो ये भी आरोप है कि उन्होंने एप्स्टीन को ये तक सिखाया कि बड़ी कैश निकासी को कैसे रिपोर्टिंग से बचाया जाए। मतलब ये सिर्फ आंखें बंद करना नहीं था, ये तो एक तरह से मदद करना हुआ। एक अमेरिकी सीनेटर रॉन वाइडन ने तो यहां तक कहा, और मैं उनका बयान कोट कर रहा हूं, जब आप सबूतों को देखते हैं तो ये साफ है कि जेपी मॉर्गन चेज ने जिस तरह से एप्स्टीन के भयानक अपराधों को संभव बनाया, उसके लिए उस पर आपराधिक जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर बात है। तो हमने लोगों की बात की, डॉक्यूमेंट्स को समझा और संस्थानों की भूमिका देखी। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, अगर सारा ध्यान सिर्फ मशहूर नामों की लिस्ट पर रहेगा तो हम असली मुद्दे से भटक जाएंगे। इन फाइल्स की असली कहानी नामों की एक लिस्ट नहीं है। असली कहानी है सिस्टम के फेल होने की, दशकों तक लॉ एनफोर्समेंट की नाकामी, वो सीक्रेट डील जिसने एप्स्टीन और उसके साथियों को शुरुआत में बचा लिया, वो बड़े बड़े बैंक जिन्होंने आंखें मूंद ली, और कुल मिलाकर पैसे और पहुंच का वो पूरा सिस्टम जिसने इतने सालों तक इस घिनौने अपराध को चलने दिया। ये एक दो लोगों की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी है। तो आखिर में ये फाइल्स हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सच के साथ छोड़ जाती हैं। इन्होंने एक ऐसे सिस्टम को बेनकाब किया है जिसने इस तरह के अपराध को पनपने दिया। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? ऐसा दोबारा न हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? और इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है?